हेलो एवरीवन, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर टैप करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान समझ लेते हैं कि पहचान क्या है। तो पहचान ये है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में साधारणतः या, ही, ये, आ, ई, ए आदि आता है। जैसे सूर्य निकला, आ रहा है इसमें, सूर्य निकला, उसने मदद की, वह आया, बच्चे हंसे, मुझे नौकरी मिली, वह चिल्लाया, मैंने पूछा, मैंने उसके बारे में बताया, गाड़ी आई, तुमने सच बोला, मीटिंग 2 घंटे चली, ईश्वर ने हमें बचाया, उसे गुस्सा आया, उसने मेरी सहायता की, वह मंदिर गई, उसने कविता पढ़ी, हमने उसे देखा, इत्यादि। तो यहाँ पर आपने इस सारे सेंटेंसेस को आपने मेरे साथ अभी पढ़ा और आपने इसको समझा होगा कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में या तो या आया है, ये, आ, ई आदि आते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे भी हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे वह हमेशा कोट पहनता था, यहाँ देखिए आप, वह हमेशा कोट पहनता था, वह रोज़ शाम को गाना गाती थी, बच्चे पार्क में खेलने जाते थे, वह अपने पास डायरी और पेन रखता था, माँ हमें लोरी सुनाती थी। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें लास्ट में ता था या ती थी या फिर ते थे आदि शब्द आए हुए हैं। आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे आदि भी आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस तरह के वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्दांश आते हैं, तो वह सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। और इन विशेष बात यह है कि इनसे भूतकाल में किसी आदत के होने का बोध होता है। जैसे वह हमेशा कोट पहनता था, तो हमेशा कोट पहनता था यानी या उसकी आदत थी या उसके रेगुलर शेड्यूल में था। वह रोज़ शाम को गाना गाती थी यानी वो एक शेड्यूल उसका था। ठीक है, बच्चे पार्क में खेलने जाते थे। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस को आपको समझना होगा कि ये सेंटेंसेस या तो उनकी आदत है और या हम इनको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि लास्ट में अगर ता था, ती थी, ते थे आते हैं या फिर वाक्य की क्रिया के अंत में या, ये, आ, ई, ए आदि शब्दांश आते हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो अब आइए हम इसको समझ लेते हैं कि इनको अनुवाद करने के नियम क्या हैं। तो अनुवाद के नियम में आप जानते हैं कि वाक्य के प्रकार के बारे में आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर भी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बिना उसको समझे आप आगे इसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो पहला हमारा जैसे सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का नियम ये होता है कि सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, तो मैंने की इंग्लिश होती है आई मीन्स मैं या मैंने। एक पत्र लिखा, अब यहाँ देख रहे हैं आप, इसको आप समझ गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो लिखा ये वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब लिखना की मीनिंग होती है राइट मीन्स होता है लिखना। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। राइट, रोट, रिटन, ठीक है। वो फॉर्म से संबंधित भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो राइट, रोट, रिटन है, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो हमने लिखा आई रोट, अब हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर। मैंने एक पत्र लिखा आई, फिर लिखा की मीनिंग यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर एक पत्र यानी ऑब्जेक्ट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है।
अगला देखिए, उसने मेरी सहायता की थी या उसने मेरी सहायता की, तो उसने यानी वह यानी ही मीन्स होता है वह, शी मतलब भी होता है वह, ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है और शी फेमिनिन जेंडर के लिए होता है। लड़का के लिए ही, लड़की के लिए शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसने मेरी सहायता की थी, तो उसने मतलब ही माने वह या उसने। सहायता करना की मीनिंग होती है हेल्प, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म हो गई हेल्प्ड। ही हेल्प्ड। अब मेरी के लिए मी। अब यहाँ पर आप अगर ये लिखते हो माई हेल्प या हेल्प्ड माई, तो वो गलत हो जाएगा। कारण ये क्योंकि यहाँ पर मेरी के लिए यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है। जो हमारे प्रोनाउंस हैं उसके नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो यहाँ पर मी एज ए ऑब्जेक्ट आया है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो होता है मी। वी का होता है एस अस, यू का होता है यू, और दे का होता है देम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर। इसी तरह से ही का ऑब्जेक्टिव केस है मी। आप इसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है। प्रोनाउंस के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। आगे देखिए निगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो नकारात्मक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम डज नॉट और आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे ही शी इट हो, आई वी यू दे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, तुमने मेरी मदद नहीं की। तुमने, तो तुम या तुमने उसके लिए होता है यू डिड नॉट हेल्प मी। तुमने मेरी मदद नहीं की। तुमने का मतलब होगा यू। अब मदद करना का होता है हेल्प, तो इसमें जो नहीं जो आया हुआ है, जो नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य, तो नहीं के लिए हमने लिखा डिड नॉट, यू डिड नॉट। उसके बाद मदद करना तो हेल्प होता है, तो यहाँ पर हम हेल्प्ड नहीं लिखेंगे, उसको हेल्प की सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो यू डिड नॉट हेल्प और मेरी मदद यानी मी। यहाँ पे मेरी है तो मेरी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यहाँ पे मी होगा, तो यू डिड नॉट हेल्प मी। ठीक है, मैंने उसे नहीं बताया। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं बताया। ठीक है, तो मैंने यानी आई। अब आई के बाद हम लिखेंगे डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो हम डिड नॉट लिखेंगे। आई डिड नॉट। बताना की मीनिंग होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं टेल। टेल मतलब बताना, तो आई डिड नॉट टेल। अब उसे ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो आई डिड नॉट टेल हिम। मैंने उसे नहीं बताया। निगेटिव सेंटेंसेस में भी पंक्चुएशन मार्क में फुल स्टॉप होता है। प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, अब अपने अफर्मेटिव सेंटेंस आपने, पॉजिटिव सेंटेंस आपने देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के पहले डिड लिखा जाता है एवं क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। जैसे अब यहाँ आप एक उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या, जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है तो व्हाट नहीं लिखा जाता अगर वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है, तो वही डिड का प्रयोग हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर वाक्य है, क्या तुमने नाश्ता किया, तो डिड हम पहले वो लिखेंगे डिड। अब तुमने के लिए यू, डिड यू। नाश्ता करना यानी नाश्ता लेना, तो टेक ब्रेकफास्ट। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट। और क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या तुम्हें नौकरी मिली, तो फिर इसमें भी क्या है,
तो देखिए क्या पहले आ गया तो हमने डिड लिखा, डिड। हम क्या कि यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, तो डिड तुम्हें। तो यहाँ इसको आपको ये भाव इसका समझना होगा, तुम्हें, तुमने। इसके लिए हम कहाँ पे यू लिखेंगे, कहाँ पे योर लिखेंगे। ये जब सब्जेक्टिव केस होता है, ये नॉमिनेटिव केस होता है, तो हम यू लिखते हैं। क्या तुम्हें यानी डिड यू नौकरी मिली, मिलना का होता है गेट। डिड यू गेट, क्या तुम्हें मिला जॉब यानी नौकरी, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, डिड यू गेट जॉब। डिड मतलब अब यहाँ पे डिड क्या तुम्हें, यू लिखा हमने, फिर मिली के लिए मिलना यानी गेट, गेट हमने लिखा, फिर नौकरी यानी जॉब। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब अगर यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो डिड के पहले हम व्हाट लिखते हैं, व्हाट लिखा जाता है। जैसे तुमने मुझसे क्या पूछा, अब देखो यहाँ पे क्या बीच में आया हुआ है, तुमने मुझसे क्या पूछा। तो अब क्या की मीनिंग हम लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे व्हाट। हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हाट यानी क्या, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो व्हाट डिड फिर सब्जेक्ट, व्हाट डिड यू। ठीक है, क्या की मीनिंग हमने लिखा, फिर डिड यानी हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट यू, व्हाट डिड यू। अब वर्ब आस्क और ऑब्जेक्ट मी, व्हाट डिड यू आस्क मी, क्या तुमने मुझसे क्या पूछा, व्हाट डिड यू आस्क मी। उसने तुम्हें क्या बताया, अब इसमें भी यहाँ पे क्या बीच में आया है, तो क्या के लिए हम लिखेंगे व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाट डिड उसने, इसमें सब्जेक्ट है उसने, व्हाट डिड ही बताना का होता है टेल, तुम्हें ऑब्जेक्टिव केस यानी यू। ठीक है, व्हाट डिड ही टेल यू, आगे देखिए। अब अगला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो आते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं इसको भी आप देख लें। अन्य प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर उनकी अंग्रेजी व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इटीसी इत्यादि डिड के पहले लिखे जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी इस सेंटेंस को देख लें। जैसे तुम कब आए, तो इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है कब, तो कब की मीनिंग हम पहले लिखेंगे व्हेन। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखें तो उसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूर लिखें। तो व्हेन डिड, अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम यानी यू, और आना वर्ब यानी कम। व्हेन डिड यू कम यानी कम, यहाँ पर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है कम, व्हेन डिड यू कम। ठीक है, वह कहाँ गया, तो कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, तो हमने यहाँ पे वेयर लिखा, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, और जाना यानी गो, वर्ब। जो हमारा वर्ब है वो गया यानी जाना यानी गो, वेयर डिड ही गो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का तीनों का हमने लिख दिया है। आप इसको अच्छे से समझ लें। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर दूसरे शब्द लिखते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला ये है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। अगर क्या बीच में आता है या कोई भी अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम डिड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए।
कुछ और एग्जांपल्स में यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस बना करके उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया है ताकि आप उसको पढ़ें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस हमने लिखा है, आज सुबह मैं 5 बजे उठा। तो आज के लिए हमने लिखा टुडे। सुबह मैं 5 बजे उठा, तो चाहे मैं लिखूँ टुडे मॉर्निंग या टुडे या दिस मॉर्निंग लिखूँ। आज सुबह के लिए दिस मॉर्निंग भी लिखते हैं और आज के लिए टुडे और सुबह के लिए मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ टुडे फिर कॉमा लगा दिया। मैं 5 बजे उठा, तो आई सब्जेक्ट हमारा है आई। वोक अप, यहाँ पर हम गेट अप भी लिख सकते हैं, गॉट अप। गेट अप मतलब भी उठना होता है, वोक अप मतलब जागा, ठीक है। तो आई वोक अप एट 5 AM। तो 5 AM यहाँ पे हमने जो AM लिखा है इसी से मॉर्निंग ये इंडिकेट करता है ये, ठीक है, कि मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो टुडे आई वोक अप एट 5 AM, ठीक है। आगे देखिए, उसने मेरी तरफ देखा। तो उसने यानी ही लुक्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही लुक्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही लुक्ड मेरी तरफ यानी एट मी, ही लुक्ड एट मी। अगला, उसने मुझसे झूठ बोला। तो ही लाइड, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही लाइड टू मी यानी मुझसे, उसने मुझसे झूठ बोला। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे टू क्यों आया हुआ है, तो यहाँ पे टू लगेगा, ये प्रीपोजिशन है। आपने प्रीपोजिशन को हम डिटेल में हमने आपको बताया हुआ है, आप लिंक में देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे ही लाइड के बाद टू का ही प्रयोग करते हैं, तो ही लाइड टू मी, ठीक है। आगे देखिए, मैंने यह अनुभव से सीखा। तो मैंने यानी आई, सीखा लर्नड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। लर्न माने सीखना, लर्नड यानी सीखा। आई लर्नड दिस यानी यह अनुभव से, फ्रॉम एक्सपीरियंस। आई लर्नड दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। घंटी बजी, द बेल रैंग, रैंग यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वह सब जानता था, वह सब जानता था। ही जानता था के लिए नो, नो मतलब जानना होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म ही न्यू सब यानी एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद तुमने मेरी सलाह नहीं ली। तुमने यानी यू, अब यहाँ पे नहीं है यानी निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे डिड नॉट रहेगा, यू डिड नॉट। लेना यानी टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरी सलाह ऑब्जेक्ट, माई एडवाइस, यू डिड नॉट टेक माई एडवाइस। अब तुम सब जानते थे, तो यू जानना का होता है नो, तो नो की सेकेंड फॉर्म KNEW यानी न्यू, यू न्यू सब एवरीथिंग। सब का मतलब अंग्रेजी में एवरीथिंग, यू न्यू एवरीथिंग। आगे देखिए, उसने चाय में गलती से नमक डाला। तो ही पुट, पुट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये समान होती है, पुट, ठीक है। तो यहाँ पे डाला, ही पुट सॉल्ट, उसने नमक डाला। ही पुट साल्ट चाय में, इन द टी गलती से, बाय मिस्टेक। ही पुट साल्ट इन द टी बाय मिस्टेक, ठीक है। क्या तुमने मैच नहीं जीता। अब ये देखो क्या से शुरू है, तो यहाँ पे हम डिड पहले ही लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा डिड। अब उसके बाद तुमने सब्जेक्ट हो गया। अब नहीं भी है इसमें, तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह से सेंटेंस आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, तो डिड यू नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन, मैच यानी द मैच, डिड यू नॉट विन द मैच। वह बीमार पड़ गई, शी फेल इल, ठीक है, सी फेल इल। यहाँ पे इन बाई मिस्टेक लिख गया है, यहाँ पर ILL इल होगा, सी फेल इल। तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। अब क्यों और नहीं दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो वाई, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड,
फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। वाई डिड यू नॉट, मैंने बताया था अगर नहीं भी हो, इंट्रोगेटिव वर्ड हो और नहीं भी हो तो नहीं के लिए नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के लिए वाई डिड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, उसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी यू, और फिर नहीं के लिए नॉट। वाई डिड यू नॉट, अब मदद करना यानी वर्ब है हमारा, तो हेल्प, और उसकी ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम। वाई डिड यू नॉट हेल्प हिम। तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई, मैंने बताया था कि अगर हु एज ए नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में अगर ये इस्तेमाल होता है तो हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तो तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई, तो किसने यहाँ पे हु, फिर टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, पढ़ाई, ठीक है। हु टॉट यू इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो हु टॉट यू इंग्लिश। तुम वहाँ कब गए, यहाँ ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो कब के लिए हमने लिखा व्हेन। व्हेन डिड यू गो देयर, गो मतलब जाना, गए, और देयर यानी वहाँ। व्हेन डिड यू गो देयर, वह गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री हो गया, गॉट, ही गॉट एंग्री। आज तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, अब ये देखिए ऑप्टेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड है ये, तो विच बुक, इसके साथ हमेशा आपका जो है ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। कौन सी पुस्तक, तो इसके लिए कौन सी और पुस्तक ये पूरा साथ में लिखा जाएगा, तो विच बुक साथ में लिखेंगे। विच बुक डिड यू, विच बुक डिड यू स्टडी टुडे, आज तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता था, तो मैं यानी आई, ठीक है। मिलना चाहता था, वांटेड टू मीट, वांटेड यानी चाहता था, टू मीट तुम्हारे पिताजी से योर फादर, आई वांटेड टू मीट योर फादर, ठीक है। आई वांटेड टू मीट योर फादर। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप वैसे आप इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लें, ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो जितने भी ये हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे इसके बारे में कि हमने सेंटेंस को कैसे हल किया है, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप पहचान को 2-3 बार पढ़ें ताकि आप अच्छे समझ पाएँ, और कुछ सेंटेंसेस आप अपने आप से भी बनाएं, छोटे मोटे सेंटेंस बनाएं और उसको हल करें ताकि आप उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे होगा, तो आप धैर्य बनाए रखें और अच्छे से आप स्टडी करें, आपको अंग्रेज़ी भाषा आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। और यह वीडियो सभी के लिए है, चाहे वह स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो, टीचर हो या पेरेंट्स हो जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान सभी को होना आवश्यक है, या जिसको जो शौकिया भी भाषा का ज्ञान रखना चाहता है तो वो इसको अच्छे से स्टडी कर सकता है। बस आप वीडियो को देखते रहिए, इसको स्किप ना करिए और पूरा वीडियो देखिए और 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।